अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अच्छा, पूरे मुल्क में मतलब कि अगर कहीं वेदर चेंज हुआ है ना जिसकी हम बात करते हैं तो वो बस हमारे यहाँ ही हुआ है। क्या कड़ाकेदार गर्मी है कराची में, और जब हम बाकी लिटरली के और भी इलाकों में और भी चले, लेकिन सिंस वी आर हियर हम जरा अपने आंखों देखा हाल, और हम तो मतलब इसको सफ़र कर ही रहे हैं तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सो दिस रीजन वेरी हॉट, द रेस्ट ऑफ द कंट्री लगता है कि वहाँ खुल के कोई मतलब कि वो होती है ना गर्मियों का मौसम, कोई समर आ जाए। हम वी आर ऑन द सेकंड डे ऑफ मे। से बर्फबारी के मनाजर दिखा रहे थे, बाकी दीगर मकामात पर बारिशें, हाँ जी, तो यानी है नदी नालों में बारिशें अलग हो रही हैं। लाहौर में परसों तक तो पंखे भी बंद थे और मई का आगाज हो चुका है। तो बड़ा ही अजीबोगरीब है। मतलब एट द सेम टाइम दुनिया में भी कुछ अजीब सी सूरत हाल है। पर्टिकुलरली अगर अपने करीबी ममालिक की बात कर लें तो दुबई और अबू धाबी में तेज बारिश की बात की जा रही है। एक मरतबा फिर गुज़श्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत है फुजैरा, वहां पर दोबारा से मूसलाधार बारिश का आगाज हो गया है। अभी तो पहली ही बारिश की तबाही के तस्करे खत्म नहीं हुए थे, असरात जो थे उसके खत्म नहीं हुए, लेकिन ऑब्वियसली इससे पहले एक फोरकास्ट तो था, तो लिहाजा दुबई में आज वर्क फ्रॉम होम है और स्कूल्स की छुट्टी भी है। मतलब बड़ा सीरियस वहाँ ये इशू बन चुका है कि ये सब कुछ करना पड़ता है। इसके अलावा सऊदी अरब में भी बड़ी बारिशें, कल हमने आपको मदीना के मनाजिर दिखाए थे कि कोई ऐसी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ बारिश हो रही थी। आज सुनने में आ रहा है कि अब रियाद की बारी है, तो रियाद में भी बहुत ज़्यादा बारिश। फिर अल-खुबर और गिरदोनवाह के जो शहर हैं वहाँ पर इतनी बारिश हुई है कि अंडरपासेस भर गए। दीगर शहरों में भी बारिश के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। वहाँ पे भी एडवाइजरी जारी की गई है कि भाई अगर आपको कोई बहुत ही ज़रूरी काम नहीं है तो आप घरों से ना निकलें और अपने घरों तक महदूद रहें। लिटरली तूफ़ानी बारिशों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। सहराई वादियाँ भी बारिश के पानी से भर गई हैं। अच्छा, वी माइट नॉट हैव द विजुअल्स राइट नाउ, लेकिन डेफिनेटली अब कौन सोशल मीडिया पे नहीं हो रहा, तो पूरी दुनिया में जहाँ बारिशें हो रही हैं ना, तो वो कुछ ज़्यादा ही अनप्रेसिडेंटेड, ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा तेज़, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ये सब कुछ चल रहा है। लैंडस्लाइड्स भी हो रही हैं दुनिया में, बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एंड अगेन हम रोज़ यही बात करते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर अगली खबर पे जाने से पहले बता दें कि वेदर पैटर्न्स जो हैं, क्लाइमेट चेंज, दिस इज़ सो रियल। मुल्क को अब ज़्यादा इन्वेस्ट इस चीज़ में करना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली हम तो सफ़र कर ही रहे होते हैं। अच्छा जी, एक और क्विकली हम आपको बता दें जिसकी हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। पहला सैटेलाइट मिशन पाकिस्तान का 3 मई को चांद पर भेजा जा रहा है। इसकी क्या तफसील है, दैट विल कम लेटर इन द शो। ठीक है जी, ये देखिए जबरदस्त बात है ना। तो क्या इसके कोई टिकट वगैरह थे कि जो हमसे मिस आउट हो गए और हमने नहीं लिए? खलाई तहकीक नहीं हुआ, इसमें कोई नहीं बंदा नहीं जा रहा है। नो, आई एम जस्ट किडिंग। मतलब पूरी दुनिया में तो आजकल आपको पता है ना कि स्पेस ट्रैवल का रुझान है। हम तो चांद की बात कर रहे हैं नेचुरली। इन एनी केस मोर डिटेल about that later in जी, the बिल्कुल, show. इसकी हम बाकायदा हमारे पास इसके माहिर हैं and he'll tell us more about it. अभी आगे बढ़ेंगे, सियासत पे आ वो तो जाते चल ही रहा है जिंदगी वो में। तो रुकेगी नहीं ना, बाकी बारिशें वगैरह चांद पे पहुंच जाएंगे, लेकिन सियासत तो हमारे यहाँ चल ही रही है। तो जिसने कहा ठीक ही कहा कि सियासत में ना हमेशा के लिए दोस्त बनते हैं और ना दुश्मन, और उधर हालात बदले इधर जज्बात बदले, ये एक लाइन भी थी ना। हाँ। ऐसी इस किस्म की। अच्छा, इन एनी केस इलेक्शन 2024 के बाद भी यही हुआ। पीडीएम की सरबराही करने वाले मौलाना फजल रहमान, जो पीटीआई हुकूमत के खात्मे में पेश थे, आज वही अपने साबका इत्तेहादियों की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने निकले हैं। कराची में उन्होंने आज मिलियन मार्च का ऐलान कर रखा है। ओके, दैट्स अ टॉल ऑर्डर। पीटीआई जिन्हें मौलाना एक आंख नहीं भाते थे, आज उनके दिल की आवाज बने हुए हैं। मुलाकातें और साथ चलने की बातें हो रही हैं। खबरें हैं कि मौलाना का नाम बिगाड़ कर खुश होने वाला अडियाला का बासी आज मौलाना की तकरीरें सुनकर खुश हो रहा है। तो ठीक है ना, अच्छी बात है, दिल बदल गया होगा ना। वो कहते हैं ना कि हम इनका दिल मोम कर देंगे, तो वो मोम कर दिया। अच्छा, डोंट गिव मी दैट सार्कास्टिक स्माइल। ये देखें। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि मौलाना फजल रहमान के सियासी मुखालफिन भी मौलाना की स्ट्रीट पावर को मानते हैं। ऑब्वियसली इसमें तो कोई शक नहीं है, और ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ भी अगर उनके साथ निकल पड़ी तो इस नीम इत्तेहादी हुकूमत के लिए मौलाना बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। मगर मसला ये है, पीटीआई मौलाना से मिलकर सियासी फ़ायदा तो उठाना चाहती है, लेकिन उसके अपने लोग भी इस सियासी मिलाप से खुश नहीं हैं।
मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उससे धोखा हुआ है। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। हमेशा से मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनके दिल में और भी बहुत से राज हैं। मैं कहूँगा कि मौलाना साहब जब आ ही गए हो तो खुल के आओ, और खुल के आके जरा और बातें भी बताओ। आप तो कह रहे थे बरमला कि जी इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, फिर आप कुछ अर्सा पहले कहने लगे मैंने नहीं गिराई, तो बाजवा साहब ने गिराई है। ये जो आपके कोल और फेल में तजाद आ रहा है, बार बार इसको क्लियर करें, कुछ मजीद बातें करें, आगे बढ़ें। आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि कोई पता नहीं है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इस उम्र में अगर कलमा पढ़ के कलमा हक और सच की तरफ आप आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहा जाता है कि वो सियासी बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं करते। वैसे तो किसी भी सियासतदान को कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। साथ ही उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पुराने ताल्लुकात का भरम भी रखते हैं। अब हुकूमत चाहे तो मौलाना को मना सकती है, क्या हुकूमत मौलाना को मना सकती है? ये भी एक अहम सवाल है। अब तक तो हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई ठोस कोशिश दिखाई नहीं दी है। कुछ मुलाकातें हुई हैं ज़रूर, लेकिन नॉट एनी ब्रेक थ्रू। ज़रा ये भी कहते हैं कि JUI में भी ऐसे खदशात मौजूद हैं कि ऐसा ना हो कि वो मार खाएं और फ़ायदा कोई और पार्टी उठा ले। एज इन सड़कों पर वो एहतजाज करें, सारी तहरीक वो चलाएं, और फ़ायदा किसको हो जाए? PTI को। ये भी एक सवाल है। अब जरा बात करते हैं कि एक्चुअली क्या होने वाला है। ये तो सारी स्पेकुलेशन है, बहुत से एवेन्यूज़ एस्पेक्ट्स पे हमने बात कर ली। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं। हाफिज़ साहब, जमीयत उलमा इस्लाम जो तहरीक शुरू कर रही है, कुछ बुनियादी बातें हैं जो अब तक वाज़ेह नहीं है, और आप ऑब्वियसली हमारे साथ हैं तो आप इसमें ज़रा हमें क्लियर कर सकते हैं। क्या इस तहरीक का हदफ मौजूदा हुकूमत गिरा कर नए इलेक्शन कराना है, या निज़ाम ही कुछ और देखना चाहते हैं? मतलब क्या दो चार सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो ज़रा बताएं। बुनियादी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम की जो तहरीक है, ये इंतखाबात में जो कुछ हुआ 2018 में भी हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम ने सबसे पहले तहरीक शुरू करने का ऐलान किया धांधली के ख़िलाफ़, और बुनियादी मुतालबा यह था कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन का ऐलान किया जाए। आज जो 2024 8 फरवरी को हुआ, मेरे ख़्याल में तमाम पार्टियां इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। बाज़ पार्टियां अंदर ग्राउंड यानी अपने ड्राइंग रूम के में बैठे हुए निजी महफ़लों और मजलिसों में, बाज़ पार्टियाँ बबागी दुहल अलल ऐलान जैसे जमीयत उलमा इस्लाम या दीगर पार्टियाँ कि 2024 8 फरवरी का इलेक्शन उस शर्मिंदगी और बरहानगी के साथ धांधली की गई जो 2018 की धांधली उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जमीयत उलमा इस्लाम ने सबसे पहले इन नताइज को मुस्तरद किया, और अब तहरीक हम इस तरीक़ेकार जो इंतखाबात में साफ़ और शफाफ इंतखाबात के नाम पर जो ड्रामा रचाया जा रहा है, बार बार कौम को धोखा दिया जा रहा है, बार बार पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को भिजवाया जा रहा है, पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भरा जा रहा है जो अवामी मैंडेट के हामिल नुमाइंदे नहीं है। ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? तो जमीयत उलमा इस्लाम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है। हम चाहते हैं कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो वो साफ़ और शफाफ हो, पावर पॉलिटिक्स के बजाय एक अवामी पॉलिटिक्स हो। ये नहीं कि मैं अपना इख्तियार यानी आवाम का इख्तियार 25 करोड़ का इख्तियार एक मुलाजिम के हवाले कर दूँ या 3-4 मुलाजिमिन के हवाले कर दूँ, क्यों? उसके पास ताकत है। हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है। अब हमारी इस तहरीक के नतीजे में हुकूमत गिरेगी, बला गिरे। अच्छा, अब हाफिज़ साहब, आपके इस एजेंडे में ज़ाहिर है आपकी सबसे बड़ी हामी जमात मरकज़ी पार्टीज़ में से तो तहरीक इंसाफ ही बनती है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा तो आज भी यही इशारे दे रहे हैं कि मौलाना की नाराज़ी ये नहीं है कि मैंडेट चोरी हुआ है, ये है कि डील के मुताबिक उन्हें कुछ नहीं मिला, उनके साथ धोखा हो गया। तो इन हालात में या इन बयानात में पार्टनरशिप चल सकती है? देखिए, बात यह है कि एक है PTI के साथ पार्टनरशिप। अभी तक तो जमीयत उलमा इस्लाम की प्लेटफार्म से किसी किस्म का ये फ़ैसला नहीं हुआ है कि हम इस तहरीक में PTI के पार्टनर होंगे या PTI हमारी पार्टनर होगी। हाँ, अगर PTI जमीयत उलमा इस्लाम की तहरीक में शामिल होना चाहती है तो उसके लिए कुछ कॉमन पॉइंट का होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो गुज़िश्ता 11-12 साल से मौलाना फजलुर रहमान साहब
PTI के बारे में बिलखुसूस इजहार कर रहे थे बरमला, उनकी वजाहत भी ज़रूरी है। लेकिन एक अहम एजेंडे के लिए जो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो या कानून की हुक्मरानी हो या आइन के अंदर जो हदूद इदारों के लिए इख्तियारात के हवाले से मुतयन किए गए वो इदारे उसी हदूद में रहकर काम करना, तो इस किस्म की कॉमन और मईशत हो मुल्क की और अमन व अमान सिक्योरिटी, इस पर सियासी पार्टियाँ मुत्तफ़िक हो सकती हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम ने किसी भी फोरम पर PTI के साथ मुत्तहिद होकर या उनके साथ अलग होकर या वो हमारे साथ अलग होकर तहरीक चलाएँगे। अलबत्ता PTI भी धांधली के ख़िलाफ़ है और जमीयत उलमा इस्लाम भी धांधली के ख़िलाफ़ है, और इसी सिलसिले में PTI 2-3 बार मौलाना साहब के यहाँ आई भी है PTI की क़ियादत, और बरमला इजहार किया है कि हम मौलाना की मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। जहाँ तक आपने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की अली अमीन गंडापुर का जिक्र किया, देखें अली अमीन गंडापुर PTI की क़ियादत नहीं है, PTI की क़ियादत कोई और है, तो लिहाजा अली अमीन गंडापुर की बात को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। वो जो भी बात करते हैं। ऑलराइट हाफिज़ साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इससे पहले हम बात कर रहे थे हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि JUIF ने एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है। आज कराची में आपको पता है मिलियन मार्च कह लें, एहतजाज कह लें, वो उसकी तैयारी में है। इस सिलसिले में तैयारी भी चल रही है, हम आपको वो भी दिखाएंगे कराची में क्या चल रहा है, स्टेज वगैरह लग गया है, सब कुछ हो गया है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से हमने वो अपडेट तो ले ली कि उन लोगों के इरादे क्या हैं, क्या करना है। अभी हमें ज्वाइन किया राना सनाउल्लाह साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी मुबारकबाद भी दे देते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो राना साहब आपको मुबारकबाद देंगे कि एक बार फिर वफाकी काबीना में आप का हिस्सा बने हैं। अच्छा, इस बार आपको क्या टास्क दिया गया है ये बता दें, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनका कहना है कि आपकी तकर्री जो है उसका मकसद किसी को कोई पैगाम देना भी है, तो क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मेरी तकर्री का ना तो किसी को कोई पैगाम देना मकसद है और ना ही कोई टास्क है। कैबिनेट एक टीम वर्क और एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी होती है जो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो सभी ने जो है वो पूरी करनी होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मामला दरपेश होंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को जो है वो हेल्प आउट करें, और उनका जो बतौर वज़ीर आज़म जो उन्होंने खिदमत करनी है मुल्क की, कौम की, इकॉनमी के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, तो उसमें जो भी किरदार अदा हो सके और जो भी उनकी मदद हो सके उसे भरपूर तरीके से करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा राना साहब, अब सर मुंडाते ही ओले पड़ रहे हैं, आपके सामने जिम्मेदारी लेते ही पहला टास्क भी आ गया है बतौर सियासी मुशीर। मौलाना दीगर सियासी जमातों की सपोर्ट के साथ एक स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात के सरबराह भी हैं, वो हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाने लगे हैं। तो क्या मशवरा है आपका वज़ीर आज़म को कि सख्ती करनी चाहिए या मौलाना को डायलॉग में इंगेज करना चाहिए? हाउ डू यू प्लान टू डील विद दिस? जी बिल्कुल कोई सख्ती ना करनी चाहिए, ना कोई ऐसा प्रोग्राम है। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे बहुत ही इज़्ज़त की जगह पे हैं, वो हमारे साथी हैं, साथी रहे हैं। अभी कल की बात है कि वो हुकूमत में भी हमारे साथ थे। उससे पहले जो एक बहुत मुश्किल वक्त हमारे ऊपर था, ख़ास तौर पे PMLN के ऊपर, और जब हमारे ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनाए जा रहे थे, हमें जेलों में धकेला जा रहा था, तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान जो है वो हमारे साथ खड़े थे। तो इसलिए हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे। बात इससे पहले हुई भी है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के उनके साथ ज़ाती तल्लुकात हैं। हमें भी उनकी ज़ात से जो है वो बड़ा तल्लुक़ है, बड़ा उनके साथ जो है वो मोहब्बत का रिश्ता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी समझाने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मामला जो है इसे हम खुश असलूबी से इसको जो है वो तय करेंगे, और कोई भी ऐसा अमल नहीं होगा कि जिससे ये कशीदगी या ये मामला जो है ये ज़्यादा गंभीर हो या
इसमें मुश्किलात पैदा हों। राइट राना साहब, बातचीत करनी है तो आप देख ही रहे होंगे कि आजकल तहरीके इंसाफ भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, इशारे हैं कि वो सियासी लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं। तो इसका कोई खैर मकदम करेंगे आप लोग, कोई पीटीआई की उन्हीं की तरह कोई अपनी कमेटी वगैरह बनाएंगे कि मुज़ाकराती अमल हो सकें? जी बिल्कुल, हम तो सियासी जमात के तौर पे भी और कारकुन के तौर पे भी ये समझते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल साइड पे जो भी इस वक्त सूरत हाल मुल्क को दरपेश है या हुकूमत को दरपेश है, तो उसका हल जो है वो इसी में है कि जो है वो बातचीत की जाए। 21 अक्टूबर को जब हमने इस इलेक्शन के लिए जो है वो अपनी मुहिम का आगाज़ किया था, तो वहाँ पे भी जो मैसेज हम लेके चले थे, जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त पूरी कौम को गवाह बना के ये कहा था कि इस वक्त मुल्क जिन हालात में गिर चुका है, मुआशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी, जिस तकसीम का हम शिकार हो चुके हैं, तो ये मामला जो है ये इसी तरह से हल हो सकता है कि हम सब से मुराद तमाम सियासी जमातें थी, बल्कि अदारे भी थे, कि हम सर जोड़ के बैठें और मुल्क को जो है वो इस दलदल से निकालें। तो हम तो बुनियादी तौर पे समझते हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा, सब जो है वो सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक शायद हम अपनी जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम और उसके बाद फिर मुआशी मुश्किलात को जो है वो हल करने में जो है वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके। तो इस मकसद के लिए मौलाना साहब से भी बात हमारी होती रही है, होगी, और तहरीक इंसाफ जो है वो एक दिन वो इसके हक़ में बयान दे देती है, दूसरे दिन उसका कोई और लीडर जो है वो अदरवाइज़ बात कर देता है। तो अगर वो उस तरफ भी कोई संजीदगी का मुजाहरा हो तो बिल्कुल ये बातचीत जो है वो सियासी जमातों के दरमियान होनी चाहिए। अच्छा राना साहब, ज़ाहिर है हम माशी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कोशिश भी करेंगे, बिलफर्ज आपकी कोशिश कामयाब नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर सवालिया निशान रहता है, हाँ सिंध में भी अमन व अमान की सूरत हाल से आप मुतमईन होते नहीं होते, तो क्या कोई गवर्नर राज टाइप ऑप्शंस भी आप लोगों के जहन में हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त ये बात नहीं कहूँगा कि ये ऑप्शन जो है वो ओपन होगा या अवेलेबल होगा। इस वक्त मैं इस ऑप्शन को जो है वो रद्द करूँगा ताकि हालात बेहतरी की तरफ जाएं और इससे कोई अदरवाइज जो है वो कन्फ्यूजन ना फैले। हम इस सारे मामले को बातचीत के ज़रिए से ही हालात को बेहतर करने और मामलात को जो है वो सुलझाने के लिए जो है वो भरपूर कोशिश करें। शुक्रिया। डायलॉग इज द वे फॉरवर्ड, आपका ये कहना है? चाहिए बिल्कुल, हमेशा से। राना सनाउल्लाह साहब बहुत हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर, ये भी याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और खबर, अभी हमने आपको पासिंग आउट परेड दिखाई है, मतलब वर्ल्ड क्लास और क्या इम्प्रेसिव सब कुछ, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में देखा जाए तो कोई ऐसा अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं जो पहले नहीं हुई। आपको बताएं कि दुनिया का कोई भी नॉर्मल और सेहतमंद माशरा जो है वो तालीमी इदारों में गैर निसाबी यानी एक्स्ट्रा करिकुलर जो होती हैं सरगर्मियाँ, उनको उनकी अहमियत होती है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाता। इसीलिए अब तो ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर भी नहीं, इसको को करिकुलर कहा जाता है, इसको हम निसाबी हम कह देंगे, बिकॉज जितना निसाब इम्पोर्टेंट होता है उतना ही ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब एक आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, इट्स अ होल एक्सपीरियंस, वरना आपने सिर्फ अगर किताबें खोल के पढ़नी है तो अब तो आप वो सिर्फ ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने का एक मकसद होता है। लेकिन अब लगता है कि वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को पसंद नहीं आ रहा, ख़ास तौर पे जहाँ फीमेल स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हों। वो कैसे हो सकता है कि कोई अल्लाह ना करे जैसे कोई एंजॉय कर लें, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट्स से इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, उनकी सलाहियतों में निखार आएगा, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा होंगी, ज़ाहिर है, और ये सब कुछ तो हम चाहते नहीं हैं, बहुत से लोग नहीं चाहते कि ये सब कुछ औरतों में हो। बिल्कुल। सो यहाँ का आपको पता ही है, बाबा आदम निराला है, कुछ ऐसा ही हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के तीमरकरा कॉलेज की इंतज़ामिया ने तालिबात पर किसी भी किस्म की हमनिसाबी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। अच्छा, उसमें क्या क्या आता है? कॉलेज इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तालिबात यानी फीमेल स्टूडेंट्स खास तौर पे वो सियासी सरगर्मियों और इवन
इवेंट्स लाइक किसी की सालगिरह हो रही हो ना, तो उस तकरीब में भी नहीं जा सकती। दिस इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। मतलब जा सकती तो दूसरी बात है, ये होना ही नहीं है। एलामिया में वालिदैन से भी कॉलेज इंतज़ामिया के साथ राब्ते में रहने की दरख्वास्त की है और क्लियर कट बता दिया है, बस पढ़ो और जाओ घर, कुछ और नहीं होगा। नहीं मतलब बस पढ़ो और जाओ भी आपकी अपनी मर्जी हो सकती है, कोई कतगन नहीं है, लेकिन अगर ये भी आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए कि अगर आप किसी तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं, किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में आप हिस्सा लेना चाहती हैं, बैडमिंटन खेलना चाहती हैं, पेंटिंग करना चाहती हैं, या आप किसी की सालगिरह की तकरीब का हिस्सा बनना चाहती हैं, ये हम होने नहीं देंगे। और वो जो नए सेयर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं जी ये हमारा कल्चर नहीं है। मतलब प्लीज एक दफा डिफाइन कर दें कि आपका कल्चर है क्या। मतलब ये भी एक बहुत बात है ना कि जितना नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैं एहसानुल्लाह शाकिर, उनसे हम बात करते हैं कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, बिकॉज़ वी आर स्टिल अनेबल टू रैप आवर हेड्स अराउंड इट। क्योंकि कुछ हुआ था क्या सबसे पहले तो बता दें। कुछ हुआ था कि ज़रूरत पड़ी कि नोटिफिकेशन जारी की जाए कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है तो कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से ये नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है और कॉलेज इंतज़ामिया के मुताबिक इसी कॉलेज में कोई एजुकेशन है और बड़ी तादाद में तालिबात जो है इसी कॉलेज में ज़ेर तालीम है। इंतज़ामिया के मुताबिक पेशावर जैसे बड़े शहरों में कॉलेजेस के अंदर इसी तरह कोई फीमेल जो है वो एडमिट नहीं है और वहाँ तालिबात के लिए अलग अलग कॉलेजेस हैं। ताहम यह गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट थे मरगरा में इस वक्त 50% से ज़ायद तालिबात जो है वो ज़ेर तालीम है, जिसकी असल वजह जो है वो लोअर दीर में इसी तरह कॉलेजेस में कोई प्रोफेसर न होने की वजह जो है वो बताते हैं। इसी तरह कॉलेजेस है लोअर दीर के अंदर लड़कियों के लिए कॉलेजेस है, मगर वहाँ पर इसी तरह तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में तालिबात जो है इसी कॉलेजेस का रुख कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ लड़कियाँ जो है बड़ी तादाद में लड़कों के साथ तालीम हासिल कर रही हैं। कॉलेज इंतज़ामिया के मुताबिक इस नोटिफिकेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ख़वातीन की तालीम पर कतगन लगाने की कोशिश की जाए। यह इक्वली तालीम को इनकरेज किया जाता है और अच्छे माहौल में तलबा के साथ साथ तालिबात भी अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा, अब एहसानुल्लाह तालीम पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कोई और एक्टिविटी हो, कोई स्पोर्ट्स डे हो, कुछ नहीं हो सकता इसमें। ये नोटिफिकेशन आया तो इसके बाद सूबाई हुकूमत का कोई मौक़िफ़ आपने लेने की कोशिश की? क्या ये अलाइंड है सूबाई हुकूमत की पॉलिसी और उनकी कवानीन से, या ये कॉलेज इंतज़ामिया का अपना फैसला है? क्या है इसकी हैसियत? बिल्कुल, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बज़ाहिर पाबंदियाँ सूबाई और कौमी कवानीन के खिलाफ है और इस पर अभी तक सूबाई गवर्नमेंट या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, जिसकी असल वजह चंद माह कबल इसी कॉलेज में एक डांस पार्टी की वीडियो वायरल हुई थी, जिस पर इसी कॉलेज की इंतज़ामिया ने इस मामले को खुद हैंडल किया था और इस मामले को हायर एजुकेशन या सूबाई हुकूमत को दूर रखा गया था। इसी पार्टी में तलबा और तालिबात इकट्ठे बैठे थे, जिस पर इलाके में शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया था और इसी वीडियो के बाद इलाके के रस्म व रिवाज की वजह से बहुत से वालिदैन ने अपनी बच्चियों को इसी कॉलेज से निकालने की कोशिश भी की थी। ताहम इस मामले को इंतज़ामिया ने अच्छी तरीके से हैंडल किया, जिसके बाद तालिबात की तालीम का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त कॉलेज इंतज़ामिया के मुताबिक इस नोटिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पेश आई ताकि इलाके के रस्म व रिवाज के मुताबिक ख़वातीन यहाँ अपनी तालीमी सरगर्मी जारी रख सकें। इन मामलात की सेंसिटिविटी भी समझते हैं और हम ये समझते हैं कि इस वक्त किसी भी माहौल में, मतलब इन इलाकों में लड़कियों का तालीम हासिल करना किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम है। सो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ दीज इशूज़ एज वेल, बट एट द सेम टाइम क्या ही डांस पार्टी हो जानी है वैसे इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। जब हम बचपन में कभी बहुत साल पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी गए होंगे और कोई डांस पार्टी होगी तो अव्वल तो प्लीज़ ये पाकिस्तान है, प्लीज़ अपने दिमागों को कंट्रोल करें और एक्सट्रीम पे ना जाएं कि वो डांस पार्टी क्या होगी, डाल ली होगी किसी ने लुड्डी, लेट इट बी, लेट इट स्लाइड, लेट इट गो। मतलब वो ज़िंदगी में वो लड़कियों ने शायद पहली दफ़ा ही देखा होगा और उसके बाद दोबारा नहीं देखेंगी क्योंकि ग्रेजुएट हो जाएंगी उसके बाद अपने अपने घर। मैक्सिमम लड़कों ने अतण कर लिया होगा, मतलब क्या हो गया होगा, और लड़कियों ने तालियां बजा ली होंगी, यही हुआ होगा। ये कैसे हो सकता है? गेट ओवर इट। मतलब इस वजह से बिकॉज ऑफ वन लिटिल थिंग लाइक दैट तो लड़कियों को उठा लेना कॉलेज से या फिर पे एक नोटिफिकेशन आ जाना कि आइंदा तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब कोई बेक स्केल भी इतनी चीज़ें होती हैं, खाने पीने की भी कोई मेला लग जाता है, कोई
देयर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज, डिबेटिंग होती है, राइटिंग होती है, देयर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन इन कॉलेजेस। अब क्या सब बंद कर देंगे, सिर्फ पढ़ाई करो? और बट ऑल्सो एट द सेम टाइम हमारे साथी तो कह रहे थे कि भाई कॉलेज इंतज़ामिया इसको इसलिए हैंडल इस तरह करना चाहती है ताकि लड़कियां पढ़ती रहें। ज़ाहिर है हर इलाके की भी कुछ अपनी सेंसिटिविटी होती है, कुछ उनकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, बट हम यहाँ सिर्फ यही गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ इन सरगर्मियों की इजाज़त भी होनी चाहिए, बिकॉज़ ये एक पर्सनालिटी को ग्रूम करने में बड़ा मददगार साबित होती हैं चीज़ें। मतलब अभी हम बात कर रहे थे उन कैडेट्स की कि वो किस तरह वेल होन्ड पर्सनालिटीज़ होते हैं, कि पर्सपेक्टिव जो है वो देखा जाता है, तो हमारे कॉलेजेस वगैरह को भी उस तरह थोड़ा सा तो होना चाहिए ना कि वेल राउंडेड पर्सनालिटी जब ग्रेजुएट करके निकले तो बिल्कुल ही फोड़ किस्म के, जैसे कि कभी स्कूल गए नहीं है, उस किस्म का एटीट्यूड ना हो और कॉन्फिडेंस आए। सबसे तो होना बड़ी कि बात मैं यह है कि खुद एतमादी आए कि कल को खुदा न खास्ता आपकी बच्ची के साथ कोई जुल्म कर रहा हो तो वो उसका मुकाबला कर सके डट के, वो चुप करके मार ना खाती रहे। सो वो अपने हक के लिए आवाज़ भी उठा सके और अपने आने वाली नस्ल की भी अच्छी मजबूत हाथों में आपकी आने वाली नस्ल की तरबियत हो। सो या अभी हम आगे बढ़ते हैं और बड़े अहम इजलास हो रहे हैं भाई। वफाकी हुकूमत को भी कराची में स्ट्रीट क्राइम और ख़ास तौर पर जो शहरियों की हलाकत का मामला है उस पर बड़ा सीरियस कंसर्न देखा जा रहा है। सदर मुमलिकत बिल्कुल आगे आगे आ गए हैं इस चीज़ में। आसिफ जरदारी साहब कल खुद कराची पहुंचे और सिंध में अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, IG सिंध गुलाम नबी मेमन और DG रेंजर्स सिंध जो हैं समेत सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम शरीक हुए थे इस मीटिंग में। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आला सिंध को कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म दिया। गुड, बिकॉज हम काफ़ी देर से इस चीज़ का तस्करा भी कर रहे हैं और यही वो चीज़ है जिसका एक अरसे से कराची के शहरियों की जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा है और अल्लाह करे कि इस पर अमल हो जाए। IG सिंध ने सदर मुमलिकत को सिंध के कच्चे के हालात और बिलखुसूस कराची स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। सदर मुमलिकत ने पुलिस की बाज़ कोशिशों को सराहा और उन कमज़ोरियों को भी निशानदेही की है जिस पर पुलिस को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और एट द सेम टाइम वी वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि पुलिस के अपने हालात क्या हैं। मगर मतलब आपने इनकी गाड़ियाँ देखी हैं, उसको भी खैर फाइनली तब्दील करने की बात हो रही है। आपने इनकी मोटरसाइकिलें देखी हैं, आपने सिपाहियों की हालत देखी है, आपने थानों की हालत देखी है। फिर जिस शहर में सेफ सिटी के कैमरे नहीं होंगे वहां पुलिस के लिए किसी भी मंतकी अंजाम तक किसी भी केस में पहुंचना नेचुरली एक मुश्किल काम है। बिकॉज आपने मतलब पुलिस उन क्रिमिनल्स को कंट्रोल कर रही है, उनको अटैक कर रही है, टैकल कर रही है जिनके पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, गाड़ियां हैं, कम्युनिकेशन है, सब कुछ उनके पास बेहतर है। तो पुलिस को भी थोड़ा सा दे दें चीजें। पुलिस को भी सहूलत दें, उनको अपग्रेड करें और इस शहर को इस तरह इक्विप करें कि केसेस क्राइम सॉल्व हो सके। सो सारा मलबा किसी एक की तरफ नहीं डाला जा सकता। दिस इज अ कलेक्टिव एफर्ट व्हिच नीड्स टू बी डन प्राइमरीली बाय द सिंध गवर्नमेंट एंड द पुलिस डिपार्टमेंट एंड द जुडिशरी एज वेल, क्योंकि एक एक केस अगर 5-5 साल चलता रहेगा तो अल्टीमेटली उसमें जो पार्टी होती है ग्रीव्ड उसने सुलह करनी होती है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन हमारे साथ हैं। शर्जील मेमन साहब, कराची का इशू हो या चले कच्चे का इशू हो, सिंध हुकूमत का सूबे में क्राइम की सूरत हाल पर बड़ा अटल मौक़िफ़ रहा है कि ये सब नॉर्मल है और सब रूटीन है। ये चीज़ें अब ज़रा अजीब लगती हैं सुनने में। सदर पाकिस्तान का खुद इजलास बुला लेना ये बताने के लिए काफ़ी है कि हालात जो हैं वो काफ़ी गैर मामूली हैं। तो सदर साहब को ऐसी तशवीश कैसे हुई होगी जब बाकी सारों का सिंध में ये कहना है कि भाई ये तो नॉर्मल है और हम टैकल कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। देखिए जी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो कि इस मुल्क के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने आज की मीटिंग में यही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के इशूज चाहे पाकिस्तान की किसी जगह पे भी हों और चाहे सिंध में हों या किसी और सूबे में हों तो वो वहाँ जाके अपना रोल प्ले करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान में भी कुछ अर्से के बाद वो जाएंगे और सिंध में जो खास तौर पर जो इशू जो रिसेंटली हुआ है और खासतौर पर केयरटेकर के दौर में ये सर्च ज़्यादा आई है इसमें, वो कराची का स्ट्रीट क्राइम हो और कच्चे में जो है अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट्स, उस पर उन्होंने फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर को भी बुलाया हुआ था और जहाँ पे हमें ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी या कहीं पे
कि कुछ डोमेन हमारे हैं, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के हैं, तो उसको भी उन्होंने बैठ के रिजॉल्व करवाया। और उन्होंने कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्लस जो बाकी सूबे हैं जो हमारे जहाँ बॉर्डर में आते, चाहे खासतौर पर बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ एरियाज हैं, तो वहाँ भी ये फैसले किए गए कि वहाँ पे भी ज्वाइंट पिकेटिंग और जहाँ पे ज्वाइंट ऑपरेशन होगा तो उसको सूबे और सारे सूबे मिलकर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये बताएगा, क्या जरदारी साहब को भी ब्रीफिंग दी गई, सारा कुछ हुआ, क्या जरदारी साहब हुकूमत सिंध और पुलिस के इक़दामात से मुतमईन हैं? किसी को शाबाशी मिली, किसी से कुछ पूछा उन्होंने, क्या हुआ? देखो, उन्होंने कहा कि पुलिस का जो है मजीद मजबूत किया जाए, पुलिस से ज्यादा काम लिए जाए। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि चूंकि जब आईजी साहब ने प्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने बताया आईजी साहब ने कि कितने केसेस डिटेक्ट हुए हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग मुकाबले में जो है पुलिस साहब मारे गए हैं, तो उन्होंने पूरी डिटेल दी थी। तो उस पर जो है वो जरदारी साहब ने जहाँ पे अप्रिशिएट करना था अप्रिशिएट किया, और जहाँ पे कहीं कोताहियां अगर थोड़ी बहुत थी तो उनकी भी जहाँ निशानदेही हुई कि उनको इस तरह चीजें बेहतर की जा सकती हैं, कहीं लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, उसको भी देखा गया। अच्छा, कुछ बातें शरीर मेमन साहब जो हम भी बड़े अरसे से इस इशू को पे एटलीस्ट आप लोगों की तवज्जो ला रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को वॉर फुटिंग पर मुकम्मल करने का कहा गया है सदर साहब की तरफ से, साथ ही साथ चोरी के सामान की जो मार्केट्स हैं उनको टारगेट करने का भी कहा गया है। ये वो इशूज़ हैं जिन पर हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, तो इस पर कोई प्लान बनाया आप लोगों ने कि हाउ टू गो अबाउट इट? देखिए, सेफ सिटी के जो हमारे आउटस्कर्ट्स के हैं, जो टोल प्लाजाज हैं, वहाँ पे सेफ सिटी के कैमराज लग चुके हैं। वो यही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट ने पिछले साल वो काम शुरू किया था, जो 6 माह के टाइम में वो कम्प्लीट हो चुका है। अब उसका दूसरा फेज है, उसकी भी टेंडरिंग वगैरह हो गई है, होम डिपार्टमेंट ने कर दी है, वो भी हम NRTC के साथ ही कह रहे हैं, वो काम हमारा चल रहा है। जहाँ तक आप बात करें कि जो चोरी शुदा सामान की खरीदारी है, वो कल की मीटिंग में डिस्कशन नहीं हुआ था, बट ये है कि डेफिनेटली वो प्रायोरिटी में है कि जहाँ पर ये डकैती की चीज़ें, स्ट्रीट कैमरे की चीज़ें यूज़ होती है, उस पर बिकती है, तो उन पर काबू पाया जाए, उन लोगों के ऊपर सख्ती की जाए जो उसको खरीदते हैं। अच्छा शजील साहब, फ्रैंकली अब सिंध में जराइम का खात्मा, कराची के हालात बेहतर होना, इस शहर की हालत बेहतर होना, हालात के साथ साथ इस सब में हम सब का कलेक्टिव एम होना चाहिए। सिंध हुकूमत को वफाक से क्या मदद चाहिए? हम मीडिया के रिप्रेजेंटेशन में बैठे हैं, हमसे क्या मदद चाहिए? अवाम आपको सुन रहे हैं, अवाम से क्या मदद चाहिए? हर कोई चाहता है कि कंट्रीब्यूशन जरूर हो लेकिन बेहतरी आए। देखिए जी, मुआशरे में कोई भी चीज है उसमें सारी सोसाइटी को साथ रोल प्ले करना होता है। जहाँ तक आपने बात की फेडरल गवर्नमेंट से, यस, हमें फेडरल गवर्नमेंट से कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ही परचेज करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो नहीं परचेज कर सकती। कुछ वेपन ऐसे हैं, कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं, तो उसकी NOCs की बात थी। डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम वो करेंगे। कुछ ड्रोन्स हमें अभी रिसेंटली हमने कुछ ऑपरेशन में यूज किए थे, और कुछ ड्रोन हमें मजीद लेने, उसकी परमिशन की दरकार है, वो भी हमने कहा। जहाँ हमारे पास फॉरेनर्स थे उनके लिए बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो है, तो उनकी परमिशन थी, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो है, आर्मर्ड जो व्हीकल्स होती है उसकी परमिशन फेडरल गवर्नमेंट देती है, तो वो रेस की उस पर उन्होंने एश्योरेंस दी कि विद इन 72 आवर्स जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है जो भी यहाँ पे किसी फॉरेनर की जो बुलेट प्रूफ की गाड़ी रिकमेंड करके सिंध गवर्नमेंट भेजेगी, तो विद इन 72 आवर्स फेडरल गवर्नमेंट की इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो उसकी अप्रूवल करके भेजेगी। ये सारी चीज तय हुई। जहाँ तक आपने कहा कि मीडिया से, यस, मीडिया से मुझे एक बहुत शदीद गुजारिश ये है कि खासतौर पर आपके जो क्राइम रिपोर्टर्स कभी कभी आपको CCTV फुटेजेस देते हैं, तो काफी क्रिमिनल ऐसे हैं, अगर उनकी CCTV फुटेज पहले आ जाए तो उनकी शनाख्त, अगर क्योंकि सारे इसमें एविडेंस में जो शनाख्त की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह के क्रिमिनल्स को कोर्ट में लेकर जाया जाता है तो उनका फेस जो है उसको कवर सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उसको डाउट ना मिले, क्योंकि इन द कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई कहता है कि जी एक शनाख्त स्प्रेड होती है, जो कंप्लेनेंट होता है वो शनाख्त स्प्रेड करता है, लेकिन ऑलरेडी अगर उसकी वो मीडिया में तस्वीर आ चुकी हैं या उसका ओपिनियन ले आते हैं तो फिर वो उसकी उस एविडेंस की उतनी जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। इसलिए मेरी हम सबकी मतलब ये गुजारिश है, और इस तरह के कुछ लॉज भी हैं कि आप जब भी CCTV फुटेज वगैरह इस तरह की चीजें हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड करें, और फेसेस को खास तौर पर अवॉइड करेंगे। अगर आप फेसेस शो करते हैं तो उससे भी होता है। दूसरी एक और चीज ट्रैफिक क्राइम्स में होता है कि जब हम CCTV फुटेज हमारी
आती हैं तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हम शायद कुछ लोगों को आइडिया भी दे रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी एक एरिया में किसी क्रिमिनल ने कोई काम किया है और जिस तरीके से किया, अगर आप पूरी सीसीटीवी फुटेज हम बैठ के दिखा रहे हैं चैनल्स पे, तो शायद बाकी भी कुछ क्रिमिनल्स जो है उनको हम कोई आइडियाज दे रहे हैं कि वो भी ये तरीका भी है इस क्राइम करने का। तो इसलिए उस चीज को थोड़ा अवॉइड किया जाए और बेहतर है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर जो है वो जो कोई पॉलिसी गाइडलाइन बनाया जाए, सब उसको साथ काम करें। आखिर में सिविल सोसाइटी के लिए डेफिनेटली कहूँगा कि जहाँ पे क्राइम होता है काफी लोग कंप्लेंट नहीं लिखवाते, और अगर काफी केसेस में कहीं कंप्लेंट होती है तो फिर कभी कभी गवाहों को के प्रेशर में या कोर्ट कौन जाएगा और कोर्ट में हम जाके कौन तारीखें भुगतेगा, तो उसमें भी कभी कभी हम लोग कहते हैं कि नहीं यार हम लोगों ने किसी देखा ही नहीं है। कुछ लोगों के साथ जिनके साथ वारदातें होती है उन्होंने वो आई विटनेस भी होते हैं, लेकिन वो शायद वो क्रिमिनल के फियर से या कोर्ट के फियर से उसको अवॉइड करते हैं। मैं समझता हूँ इन सोसाइटी में अगर हम चाहते हैं कि ये चीजें खत्म हो तो सबने अपना रोल प्ले करना होगा, और सबने जो है अगर किसी ने विटनेस बनना है तो विटनेस बने, जिसने कुछ देखी है, जो कानूनी इदारे की मदद करना चाहते हैं वो मदद करें, और उन क्राइम को रिपोर्ट करने में जो है या थाने तक कंप्लेंट में उसमें अपना किरदार अदा। चलिए, अभी तो चल रही थी, बहुत शुक्रिया आपका शर्जील इनाम अहमद साहब। हम अपनी तरफ से आपको कमिटमेंट देते हैं टीम जियो पाकिस्तान की तरफ से कि अभी भी हमने बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस चलाई हैं। इफ़ वी वुड रन देम वी वुड मेक श्योर कि वो जो चेहरे हैं मुल्जिमान के वो ब्लर हों और क्लोज शॉट्स ना हो और चेहरे बिल्कुल आइडेंटिफाई ना हो सकें, क्योंकि उससे एविडेंस, क्योंकि इससे पहले हमारे शो में भी पुलिस ऑफिसर आए थे। आई डोंट एग्री विद द फैक्ट कि अगर हम दिखा देंगे कि क्या हो रहा है तो बाकियों को आइडिया मिल जाएगा। वो आइडिया वाली बात तो प्रॉब्लम थी कि उनको हमसे आइडियाज नहीं चाहिए, पहले सारे आइडियाज हैं उनकी बट या एविडेंस उसका मुतासर होता है। इससे पहले हमारे पास एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आए थे, उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट की थी। वील मेक श्योर। एंड कैन वी जस्ट पॉइंट आउट कि जितने भी पकड़े जाते हैं ना, ये जो क्रिमिनल्स जो हैं वो ऑलरेडी ज्यादातर उन लोगों की ऑलरेडी FIRs कटी होती हैं, जेल टाइम भी बहुतों का हुआ होता है, तो आइडियाज वहां से आ रहे होते हैं। कोई नई खेप नहीं बन के आ रही, दे आर द सेम वंस। भाई पाकिस्तान We are going on the moon. We are over the moon. पाकिस्तान अपना पहला सैटेलाइट मिशन 3 मई को चांद पर भेज रहा है, जिसे iCube क्या iCube का नाम। It is indeed a tongue twister. ये इस वक्त हमें जरूरत थी कि हम इसका नाम ही कायदे आज़म या अलामा, जो हमारा आपको पता है ना, हर चीज पे हम फातिमा जिन्ना तो लगा ही देते होते हैं, तो हम वैसा नाम रखते हैं iCube। तहकीक के मैदान में इसे एक अहम कामयाबी समझा जा रहा है। पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को और शंघाई यूनिवर्सिटी ने मुश्तरका ताउन से सैटेलाइट का डिजाइन तैयार किया है। पाकिस्तानी सैटेलाइट मिशन 3 मई दोपहर 12:50 पर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। सो चाइना से जाएगा। कामयाब तजुर्बात के बाद iCube को चीन के मिशन चांग-ई 6 के साथ मुंसलिक किया गया है, और ये सैटेलाइट 2 ऑप्टिकल कैमरों से लेस है जो कि चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट की लॉन्च को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। हाउ कूल इज दैट? इट्स गोइंग टू बी टुमारो 3rd तो नहीं होगा। नहीं। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मालूम है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जाहिर है हमें भी और हमारे देखने वालों सुनने वालों को भी समझाइए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मिशन, क्या इससे हम अचीव करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका और आपको और बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान भी डीप स्पेस रेस में शामिल हो गया है, और कल इंशाल्लाह ये सक्सेसफुली हमारा जो लूनर मिशन है ये लॉन्च हो जाएगा। सो जो आप नाम की भी अभी बात कर रहे थे iCube, मैं थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेता हूँ कि iCube जो है ये IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, एक टॉप रैंक। यहाँ पे जो क्यूबसैट या सैटेलाइट प्रोग्राम है इसका नाम iCube है। iCube की पहली सैटेलाइट iCube 1 थी जो 2013 में लॉन्च हुई। इसके बाद iCube 2, iCube 10 मुख्तलिफ कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ। ये पर्टिकुलर जो क्यूबसैट सैटेलाइट है इसका नाम iCube कमर के तहत तनाजुर में रखा गया। कमर इज चांद, सो या जी बिल्कुल मेक सेंस नाउ जी। सो iCube कमर, इसको हम शॉर्ट करके iCube लिखते हैं। और
बिल्कुल इस बड़ा एक माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी यूथ के लिए, पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए, कि पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इस डीप स्पेस मिशंस की रेस में, And Pakistan obviously is going to be a part of the other nations that have done the same. Dr. Khurram, इसमें हम apart from being a part of it, which is very important, और नई तहकीकात क्या होंगी? What are we hoping to discover? What are we hoping to do over there? क्या जब डेटा हमारी है? सैटेलाइट वहां क्या पहुंचती है? डेटा हम लेना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल ठीक। एक्चुअली जो थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड अगर मुझे आप टाइम दें, बैकग्राउंड ये है कि जो चाइना के ऊपर, चाइना के जो डिफरेंट स्पेस मिशंस हैं उनकी सीरीज है चैंगी 1, चैंगी 2, और अब ये जो मिशन जा रहे हैं ये चैंगी 6 है। सो चाइना या यूएसए या कुछ कंट्रीज हैं उनके मिशंस मून पे जाते रहे हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरह से आई कि चाइना ने अपने चैंगी 6 मिशन में एक फ्री लॉन्च अपॉर्चुनिटी दी तमाम एशिया पैसिफिक स्पेस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एप्सको मेंबर स्टेट्स हैं, जिनका पाकिस्तान भी मेंबर है। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, पेरू, मंगोलिया, चाइना खुद भी, ये कुछ 8-9 मेंबर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। सो चैंगी 6 में जो ये फ्री लॉन्च अपॉर्चुनिटी थी, पाकिस्तान ने इसके लिए भी बिड किया। हमारे यूनिवर्सिटी ने, आईएसटी ने इसके लिए एक प्रपोजल लिखा और बाकी तमाम मुल्कों से भी प्रपोजल्स आए, और एक थॉरो इवेलुएशन और रिगरस रिव्यू के बाद हमारा प्रपोजल अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट हुआ। तो ये एक बड़ी माइलस्टोन था हमारे लिए, क्योंकि डीप स्पेस मिशन, जैसे आपको आइडिया, एक बड़ा कॉस्टली वेंचर है। करना इवन जमीन के ऑर्बिट में बड़ा एक महंगा काम है, तो मून तक भेजना या डीप स्पेस मिशन भेजना वो एक बेइंतहा एक्सपेंसिव काम है, जिस फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट फॉर लॉन्च। सो हमें ये जो फ्री अपॉर्चुनिटी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पूरी एक मुकम्मल वही प्रपोजल के तहत सैटेलाइट डिज़ाइन की, डेवलप की, उसके मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन टेस्ट हुए। हमारी कुछ कोलैबोरेशन शंघाई में भी एक यूनिवर्सिटी है, उनसे पहले से एक कोलैबोरेशन चल रही है हमारी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, शंघाई जियोटांग यूनिवर्सिटी, उनके साथ भी कुछ कोलैबोरेट हमने किया। हमारा जो नेशनल स्पेस का इदारा है स्पार्को, उसने ओवरऑल हमें बड़ा सपोर्ट किया, गाइड किया, सुपरवाइज भी किया मुख्तलिफ चीज़ों में, उनकी टेस्ट फैसिलिटीज़ हमने यूज़ की। सो इन सब के इश्तराक के बाद फिर हमारा ये सैटेलाइट iCube कमर तैयार हुआ, और उसके बाद फिर एक रिगरस टेस्ट प्रोसेस से गुजरा, जिसमें तकरीबन 8-9 महीने लगे हर स्टेज के ऊपर उसकी टेस्टिंग, क्योंकि जब भी कोई मुल्क अपना सैटेलाइट मिशन या डीप स्पेस मिशन लेके जा रहा होता है और साथ किसी और का भी लेके जा रहा हो, तो उसे बड़े टेस्ट करने पड़ते हैं इस इंटरनेशनल मिशन के क्वालिफिकेशन, क्या ये उस काबिल है कि वहाँ पे जा सके। सो जब ये क्वालिफाई हुआ तो वो एक बड़ी कामयाबी थी। इसका ये मतलब हुआ कि जो पाकिस्तान में चीज़ बनी वो इस मेयार की थी, इस क्वालिटी की थी कि वो क्वालिफाई हुई। वो ये डेफिनेटली नाउ इट मेक्स सेंस डॉक्टर खुर्रम, और बहुत सबसे पहले तो फ्री अपॉर्चुनिटी, दूसरा हमारी ऑलरेडी कोलैबोरेशन है वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के साथ। बताएं हमारे हाउ मैनी ऑफ आवर इंजीनियर्स और मैन पावर की अगर बात कर लें तो हाउ मैनी ऑफ अस हैव वर्कड ऑन इट, और क्या ये पाकिस्तान में ये वाला हिस्सा हुआ या फिर दे वर एक्चुअली ओवर देयर इन चाइना? और ये भी पूछना था साथ ही में कि ये पूरा यहाँ तैयार हुआ या फिर ये वहाँ जाके असेंबल किया, और क्या हमारी यहाँ से टीम्स भी जा रही हैं? ये बड़े लेमन क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमें सारे देख रहे हैं इंक्लूडिंग अस अच्छी तरह समझें कि ये किस तरह होता है। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। सो यहाँ पे पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ लोग, फैकल्टी मेंबर्स जो IST के हैं, रिसर्चर्स, वो इन्वॉल्व रहे हैं। मैं हूँ, डॉक्टर रेहान है, डॉक्टर कमर हमारे पास हैं जो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हमारे स्टूडेंट्स, एरोस्पेस के, मैकेनिकल, मटेरियल साइंस, क्योंकि सैटेलाइट का मटेरियल कौन सा होगा वो उन बच्चों ने आइडेंटिफाई किया। इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे बनेगी, एरोस्पेस वालों ने कि इसका जो एटीट्यूड कंट्रोल है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके सैटेलाइट ओरिएंट हो ताकि हम मून की तस्वीर ले सकें। सो हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, एक बड़ी मैन पावर इसके अंदर इन्वॉल्व रही है। फिर हमारी स्पार्को ने बड़ा इसमें काम किया, उनके वहाँ पे डॉक्टर आमिर हैं, एक उनकी टीम है। सो उन लोगों ने टेस्टिंग में बड़ा काम किया।
शंघाई यूनिवर्सिटी के साथ तो डेफिनेटली हमारी कोलैबोरेशन है ही। सो उधर कुछ एक प्रोफेसर हैं शूफान, उन्होंने बड़ा हमारे साथ तामुन किया, मतलब स्टेजेस पे कुछ गाइडेंस उनकी तरफ से भी मिलती रही। सो एक टीम वर्क है और ये तो टेक्निकल कुछ मेंबर्स हैं, उसके अलावा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव या नॉन टेक्निकल मेंबर्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इन्वॉल्व है, प्रोक्योरमेंट के स्पेशली कुछ कंपोनेंट हमें कहीं बाहर से मंगवाना हो, इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए इतना ही, क्योंकि बिकॉज हमें बड़ी खुशी है हम कर रहे हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत टाइम भी चाहिए। कल इंशाल्लाह जब ये चला जाएगा तो फिर हम उससे मजीद समझेंगे आपसे, और फिर इसके जो नतीजे आना शुरू होंगे उस पर भी हम तफसीली डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मूविंग ऑन। खबरें तो आपको पता ख़त्म नहीं होती, तो आपको बताएं कि 29 अप्रैल को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब के LNG रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी किया, और नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस लिया। ये भी बड़ी बात होती है, अक्सर चीज़ें वापस नहीं होती, अब हो रही हैं। वाज़ेह रहे कि नैब ने इसी केस में 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल को गिरफ्तार किया था। नैब ने रेफरेंस में कौमी ख़जाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया था, और इस फैसले के बाद मिफ्ताह इस्माइल ने एक्स पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दिखा रहे हैं हम ये जी दिखाएं साथ साथ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी सियासत में फिक्री ईमानदारी और अखलाकी जुर्रत का फुकतान है। नैब केस में बरियत के बाद मुस्लिम लीग नून के किसी भी रहनुमा ने मुझे या शाहिद खाकान को अवामी सतह पर मुबारकबाद नहीं दी। दूसरी तरफ PTI के किसी रहनुमा ने मुझसे या शाहिद खाकान से इस केस में की गई नाइंसाफ़ी और हर्जा सराई पर माफ़ी नहीं मांगी। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, बिल्कुल। अच्छा, अब मिफ्ताह इस्माइल के शिकवे पर PTI का कोई रहनुमा मुआफ़ी तो क्या मांगता और ये क्या तस्लीम करता कि भाई आपके साथ हमारे दौर में ज़्यादती हुई। PTI पंजाब के सदर हम्माद अजहर ने उल्टा मिफ्ताह इस्माइल साहब पर तंज के तीर बरसा दिए। ये भी आप देखिए, सब कुछ आपको पता ना कि ये एक्स पे हो रहा किसी भी इंसान के साथ, उन्होंने कहा जी किसी भी इंसान के साथ सबसे बुरा ये होता है कि उस पर किसी जुर्म का गलत इल्ज़ाम लगाया जाए और फिर उसकी किरदार कशी की जाए और उसे मुकदमात की मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन मिफ्ताह भाई, आपने उन हज़ारों लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जिन पर 9 मई के बाद भी गलत इल्ज़ामात आयद किए गए या कैद में डाल दिया गया या तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद जवाबन मिफ्ताह इस्माइल ने रद्द-ए-अमल देते हुए एक्स पर ही लिखा कि हम्माद भाई, मैं आपसे बहरहाल बेहतर रद्द-ए-अमल की तवक्को रखता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी काबिलियत और साख पर यकीन रखता हूँ। मैं आपसे ये भी तवक्को रखता था कि आप फिक्री ईमानदारी और अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करेंगे, लेकिन आपने ऐसा ना करने का इंतखाब किया। आप जानते थे कि मुझ पर या शाहिद खाकान पर माली करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था। असद उमर ये जानते थे और बतौर चेयरमैन एंग्रो उन्होंने LNG टर्मिनल के लिए ज़्यादा कीमत की बोली लगाई थी। इमरान खान भी हकीकत जानते थे, लेकिन आपके कायद और आपकी पार्टी ने हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का इंतखाब किया और आप तमाम लोग उस दौरान खामोश तमाशाई बने रहे। बल्कि आज भी आपको अपनी गलती का एतराफ़ करने का हौसला नहीं, और ये भी कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। खुद एहतसाबी और अपने आप पर शर्मिंदगी का एहसास आसान नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी भी होता है। आज आपकी जमात ज़ेर अताब है। आप में से कुछ अफराद इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार खुद हैं, क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कंधे इस्तेमाल किए और अपने दौर में तमाम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। आपको ये सब अच्छी तरह पता है, लेकिन आप उसका एतराफ़ नहीं करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी और मैं ये खुलेआम कहते हैं कि आज की हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनाई गई है, और ये कि PTI के पास ज़्यादा वोट हैं, नशिस्तें थीं और हुकूमत बनाना उसका हक था। हम खुलेआम ये भी कह चुके हैं कि 9 मई हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें गैर ज़रूरी निशाना न बनाया जाए। हम ये भी कह चुके हैं कि उनके मुकदमात का जल्द फैसला किया जाए और ख़वातीन कैदियों को कानून के मुताबिक ज़मानत पर रिहा किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इद्दत केस और तोशाखाना केस के मज़ेकापन पर बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं अपने ज़मीर को सामने रखते हुए ये नहीं कह सकता कि तोशाखाना घड़ियों की कम कीमत ज़ाहिर करना करप्शन नहीं थी।
और मैं ये भी नहीं कह सकता कि 190 मिलियन पाउंड कुछ तहफ़ के बदले दे देना करप्शन नहीं थी। और मेरे ख्याल में आपका दिल मेरी इन बातों से इत्तफाक करता है। मैं और शाहिद खाकान ने हक की आवाज़ बुलंद की और सच्चाई सामने लाए। क्या आपने ऐसा किया? क्या आप नया पाकिस्तान चाहते हैं? तो फिर आपको ये कहना होगा कि 2014 का धरना गलत, जमहूरियत मुखालिफ था। आपको कहना होगा कि नवाज शरीफ को तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करना गलत था। आपको मानना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून और PPP के कई बेगुनाह कायदीन को पाबंदे सलासल करना गलत था। दूसरों को जबर के खिलाफ उठ खड़े होने के खुतबात देने से कबल आपको अपने मुखालिफिन पर जुल्म ढाने का एतराफ़ करना पड़ेगा। और क्या आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत का हिस्सा ना बने? तो फिर सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का आलाप बंद करें और अपने सियासी मुखालिफिन से बात करें। उन्हें अपना दुश्मन नहीं बल्कि सियासी मुखालिफ समझें। अगर आप अपने सियासी मुखालिफिन को तस्लीम नहीं करते तो नतीजे में आप अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं। और पुरअमन एहतजाज आपका बिल्कुल हक है, लेकिन आप अब लाडले नहीं रहे। लाडले की पोजीशन अब किसी और के पास है। तो आप पुरअमन एहतजाज करें और ये भी बिल्कुल ना सोचें जैसे माजी में बच आते थे अब बच जाएंगे। आपकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आवाम से तवक्कुआत रखें और फिर से शॉर्टकट की तलाश में ना रहें। इख्तिदार आनी जानी चीज़ है, लेकिन इज्जत और वक़ार फिर से हासिल नहीं किया जा सकता। सो बड़ा ही तफसीली उन्होंने जवाब पूरा दिया एक है। ऐसे लिख दिया, लेकिन इस सारे की कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि मिफ्ता इस्माइल 1, हमाद अजहर 0। मतलब अगर ये एक बैक एंड फोर्थ चल रहे हैं स्टेटमेंट्स जो एक्स पे दिए जा रहे हैं, तो हमाद यू विल हैव टू डू बेटर। मतलब he has touched each and every point और तफसील जो से, लगता है ना, वो जो लगता है ना कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों बोलेंगे, वो उसको, और वो तो खैर बड़े अरसे से पॉइंट आउट कर रहे हैं जो चीज़ें उनको लग रहा है इवन हिज ओन पार्टी इज नॉट डूइंग राइट, और इसलिए वो थोड़े से डिस्टेंस भी हो चुके हैं वहाँ से। तो वो तो ही सेज इट लाइक इट इज़। तो बाकियों में भी अब हिम्मत होनी चाहिए, अगर खुद में भी कोई खामियां हैं, कुछ गलत नजर आ रहा है, और जैसा था हूबहू लफ्ज़ बलफ्ज़ हमने आप तक पहुंचाया। अब इनकी सूरत हाल के बारे में अपडेट हम करेंगे। कहाँ से आपको अपने यहाँ का, हमारे यहाँ का तो हमारे तवस्सुत से पता लगता रहता है, लेकिन अस्तोर में आपको कौन बताएगा कि क्या चल रहा है? वो हम बताएंगे आपको, और हम नहीं बताएंगे एक्चुअली। रफ़ीउल्लाह अफरीदी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम अस्तोर। बताएं, अच्छा क्या विजुअल्स हैं इसके, बताइए कितनी बर्फ पड़ गई वहाँ? डिस्ट्रिक्ट अस्तोर में यहाँ पे वक्त से पहले इंतहाई तेज़ी के साथ तब्दील होता मौसम और मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ नज़र आते हुए यहाँ गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी शदीद बारिशों का जो सिलसिला था वो बर्फ़बारी में तब्दील होता हुआ यहाँ एक तबाही की दास्तान छोड़ के गया। यहाँ पे इस वक्त भी वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश और बर्फ़बारी से जो निज़ाम ज़िंदगी है, यहाँ स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है। बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर रहा, इंटरनेट जो सर्विस वो भी मुतासिर, जबकि यहाँ पे लैंडलाइन समेत मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रही। इसके साथ साथ जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में जो बिजली के खंभे थे वो गिर चुके हैं। 2 से 3 फीट के करीब बर्फ़ इस वक्त भी मौजूद है, जबकि यहाँ पे जो चेरी और खुबानी है या दिगर जो फलदार दरख्त थे, जो फल यहाँ पे उगते थे, उनको भी शदीद नुकसान हुआ है। इसी तरह यहाँ जो मकानात हैं, कच्चे मकानात, दर्जनों से ज़्यादा जो है वो मकानात डैमेज हो चुके हैं। मतलब कितनी कोई मैन पावर चाहिए उस पोल को सीधा करने के लिए, और फिर पोल पे चढ़ के बर्फ़ हटाई जा रही है। ये सीरियस किस्म के ये काम हो रहे हैं, और ये लिटरली वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को हाथों से करने पड़ रहे हैं, क्योंकि और तो कोई तरीका भी नहीं है। बट इमेजिन हाउ, आई मीन कैन वी नाउ, कोई अगर कन्विंस ना हो क्लाइमेट चेंज के असरात से अब तक भी, तो क्या किया जाए? और पता है क्या, ये बर्फ अब पड़ गई है, लेकिन साथ ही गर्मी भी आ गई। आप सूरज भी देख रहे हैं ना, तो ये बर्फ टिकेगी नहीं, ये बहुत जल्दी पिघलेगी। हाँ, तो पिघलेगी तो फिर तबाही आएगी, फिर सैलाब आते हैं, फिर तो यानी होती है। इस लेवल की बर्फ जब पिघलती है तो वो लैंडस्लाइड्स का भी एक खतरा होता है, क्योंकि जाहिर है उसको वक्त ही नहीं मिला होता सेटल होने का, वो जल्दी पिघलती है, वो तेजी से पिघलती है। हालांकि जो पुरानी बर्फ होती है, जो सर्दी के मौसम में एक्चुअली पड़ती है, ठंडे मौसम में वो टिकती है, वो इट टेक्स इट्स टाइम टू मेल्ट डाउन इवन। So you will find all kinds of weather in Pakistan. बर्फबारी, हीट वेव्स, बारिशें, सब कुछ चल रहा है।
और दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब की सूरत हाल भी हमने आपको बताई थी। दैट इज इट जी। Okay, we're gonna see you more on things tomorrow. Bye. tomorrow.